तो देखो, हाँ देखो बच्चों, यहाँ देखो, हम लोग कुछ देख रहे हैं लॉज एंड टर्म्स रिलेटेड विद मसल। तो पहला बेटा थ्रेशोल्ड, जैसा कि मैंने आपको नर्व में देखिए, ये एक चीज क्वेश्चन आ जाता है कि ये कहाँ कहाँ कॉमन है। थ्रेशोल्ड इम्पल्स या थ्रेशोल्ड स्टिमुलस नर्व के लिए भी कॉमन है और मसल के लिए भी कॉमन है, समझे। मतलब नर्व में मैंने आपको बताया था कि ऐसा नहीं है कि किसी भी स्टिमुलस पे, किसी भी पोटेंशियल पे नर्व एक्टिवेट हो जाएगी। एक खास इम्पल्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल या थ्रेशोल्ड इम्पल्स, उस पे ही वो एक्टिवेट होगी। कोई मुझे वैल्यू बताएगा, बताइए। -62 -55 मिली वोल्ट इस पे एक्टिवेट होगी, समझे। वैसे ही ऐसा नहीं कि किसी भी स्टिमुलस पे, किसी भी वैल्यू पे या आपकी मसल जो है एक्टिवेट हो जाएगी, नहीं। एक खास पर्टिकुलर पोटेंशियल पे, एक खास इम्पल्स पर ही एक्टिवेट होगी। इसको हम लोग थ्रेशोल्ड इम्पल्स बोलते हैं। फिर बेटा सेम देखो, क्वेश्चन पूछा जाता है कौन कौन से लॉज हैं जो मसल और नर्व में सेम है। अगला है ऑल एंड नन लॉ, बताया था। अगर सही इम्पल्स मिलेगा, थ्रेशोल्ड इम्पल्स मिलेगा, तो सारी की सारी एक्टिवेट होंगी। अगर थ्रेशोल्ड इम्पल्स नहीं मिलेगा तो कोई भी एक्टिवेट नहीं होगी। इसी को बोलते हैं ऑल एंड नन लॉ। एट थ्रेशोल्ड इम्पल्स सारी मसल्स काम करेंगी और थ्रेशोल्ड इम्पल्स से कम पे कोई भी काम नहीं करेगी। समझ में आया। आइए वापस यहाँ पे तो देखिए, बिलो थ्रेशोल्ड इम्पल्स नन ऑफ द मसल कॉन्ट्रैक्ट, वाइल एट थ्रेशोल्ड इम्पल्स मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट एट वंस विद फुल फोर्स। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द समेशन। कह रहे अगर इम्पल्स मिलता रहे तो वो ऐड हो करके और स्ट्रॉन्ग इम्पल्स बना देता है। ध्यान रखिएगा, इसका मतलब है कि अगर मसल को लगातार इम्पल्स मिलता रहे तो वो ऐड हो करके और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इम्पल्स बना देगा। क्या आपको याद है कैसे मसल में कॉन्ट्रेक्शन, देखो बच्चों इधर देखो, मैं रिकॉल करा रहा हूँ, याद करो, याद करो। सबसे पहले बात थी न्यूरॉन की। कौन सा न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन। न्यूरॉन में बताया था ये ऊपर है डेंड्राइट, नीचे है सेल बॉडी और नीचे है एक्सॉन। एक्सॉन के आगे आ जाओगे तो एक्सॉन टर्मिनल, उसके नीचे साइनेप्स। और ये जो साइनेप्टिक नॉब जहां मसल पे ज्वाइंट होगा, इसको क्या बोलेंगे, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। शॉर्ट में बोले तो NMJ। याद आया। अब फिर बताया था, ये देखिए ये इंपल्स डेंड्राइट लेकर के आएगा, एक्सॉन तक, साइटॉन तक लाएगा, साइटॉन से एक्सॉन में, एक्सॉन से एक्सॉन टर्मिनल में, फिर आपका साइनेप्टिक नॉब में, फिर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब देखो याद करो, फिर बताया था, याद करिए। ये थी साइनेप्टिक वेसाइकल, ये है साइनेप्टिक नॉब, यहां थी साइनेप्टिक वेसाइकल। याद आया। इनसे निकलेगा न्यूरोट्रांसमीटर जैसे ACH, वो जाएगा मसल सेल के मेम्ब्रेन के पास। क्या याद है, मसल सेल की मेम्ब्रेन का नाम क्या होता है, सार्कोलीमा। सार्कोलीमा, और अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसको क्या बोलोगे। तो मसल सेल की मेम्ब्रेन पे होंगे कौन से रिसेप्टर्स होंगे, बोलो बच्चों, न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स होंगे। ये न्यूरोट्रांसमीटर आएगा, मसल सेल की मेम्ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर इसको रिसीव करेंगे, इंपल्स को भेजेंगे। बताओ बच्चों कहाँ भेजेंगे, टी ट्यूब्यूल में भेजेंगे। टी ट्यूब्यूल को ट्रांसफर्स ट्यूब्यूल भी बोलते हैं। फिर टी ट्यूब्यूल से वो इंपल्स कहाँ जाएगा आपका, डिस्ट्रोफिन प्रोटीन के चैनल में, और उसके बाद कहाँ जाएगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। जो मसल होती है, मसल की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ही हम लोग सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब बोलो बच्चों वो क्या रिलीज करेगी, कैल्शियम। अब देखिए समझिए, तो यही मैं बस बताना चाहता हूं कि अभी अगर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम रिलीज कर रही है तभी तो कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट होता था। याद करो मैंने बताया था ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन में ये होता था इनहिबिटर ट्रोपोनिन, ये होता है कैल्शियम बाइंडिंग ट्रोपोनिन। तो ये जो कैल्शियम है ये TPC के साथ जुड़ जाएगा और पूरा सिस्टम रोटेट कर देगा। फिर बताया था ये नीचे एक्टिन है, समझे। एक्टिन पे क्या पाया जाता है, मायोसिन बाइंडिंग साइट, और ये पूरा सिस्टम रोटेट करेगा तो मायोसिन बाइंडिंग साइट ओपन हो जाएगी जो कि एक्टिन पे पाई जाती है।
और एक्टिन बाइंडिंग साइट कहाँ पाई जाती है? मायोसिन पे पाई जाती है, समझे? तो अब इसी समय मायोसिन हेड में एटीपेज की एक्टिविटी होगी, एटीपी का ब्रेकडाउन हो जाएगा, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, एनर्जी रिलीज होगी। इसी रिलीज्ड एनर्जी का यूज करके क्या बनाया जाएगा? क्रॉस ब्रिज बनाया जाएगा, मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा, एक्टिन स्लाइड करेगा। किसके ऊपर स्लाइड करेगा? मायोसिन के ऊपर स्लाइड करेगा। आई बैंड की लेंथ रिड्यूस होगी, ए बैंड नॉर्मल बना रहेगा, एच जोन रिड्यूस होगा, एक्टिन स्लाइड कर सकता है अप टू मैक्सिमम एम लाइन तक स्लाइड कर सकता है। ये था मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो शुरुआत कहां से हुई? कैल्शियम रिलीज करने से। अब मैं यही बता रहा हूं, देखो आपको इंपल्स मिला, कैल्शियम रिलीज हुआ। दूसरा इंपल्स देखो, पहला इंपल्स ये था, दूसरा इंपल्स और ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऐड हो रहा है, पहले इंपल्स में और ऐड हो गया और बढ़ गया, फिर इंपल्स मिला फिर और ऐड हो गया। तो पहले तो देखो इसे बोलते हैं सीढ़ी, ट्रैपी। पूछा जाता है ये टर्म कहाँ पढ़ा है, इसलिए बोलो सीढ़ी, ट्रैपी। सीढ़ी के जैसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो इंपल्स है कैसे जा रहा है? सीढ़ी के जैसे मैनर में, ट्रैपी लाइक। सीढ़ी की सीढ़ी देखते हो ना, जैसे एक यहाँ पे पैर रखा, फिर यहाँ पैर रखा, फिर यहाँ ऊपर चढ़ते चले जा रहे हैं ना हम लोग। तो सोचो सीढ़ी है, ये चढ़ रहे हैं ऐसा। तो एक इंपल्स के बाद दूसरा इंपल्स उसमें ऐड हो रहा है, तो दूसरा इंपल्स पहले वाले से और ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है, फिर तीसरे में और देखो और स्ट्रांग हो गया। सुनो, जब इंपल्स आएगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम रिलीज करेगी। सुनिए ध्यान से, जब इंपल्स आएगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम रिलीज करेगी। फिर देखो इंपल्स आया, फिर कैल्शियम रिलीज करा, फिर इंपल्स आया, फिर कैल्शियम रिलीज करा। मगर एक ऐसी कंडीशन आ सकती है कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कैल्शियम खत्म हो गया, अब कैल्शियम ही नहीं बचा। अब भले ही आप कितना भी इंपल्स दे दो, मगर वो और ज्यादा रिस्पॉन्ड तो नहीं कर सकती ना, क्योंकि कैल्शियम ही नहीं बचा। तो ऐसा ग्राफ हो जाएगा, समझे? इस कंडीशन में कभी कभी इसे टिटैनी भी बोल सकते हैं। ज्यादातर मालूम है ये कंडीशन कहाँ आपने देखी है? गर्दन में देखी है सर। कभी ऐसा हुआ है कि आप सो के उठे हो या अचानक आपने सर घुमाया हो और आपकी गर्दन की मसल में बहुत तेज खिंचाव आ जाता है, फिर जैसे ही आप ऐसे हल्का सा हिलाते हो ना, अरे बाप रे बाप, याद आया? न सोने में न जगने में वो ऐसा धड़ाम से मारती है ना, क्योंकि आपकी गर्दन की मसल, आपकी पीठ की मसल्स, बैक की मसल्स, ये बहुत काम करती हैं। अभी आप बैठे हो ना, तो आपके पैरों की मसल तो रिलैक्स कर रही है, मगर पीठ की मसल और गर्दन की मसल काम ही कर रही है हमेशा। आप सोचो, जब आप बैठे हो तो पैर वाली तो रिलैक्स हो गई, हाथ भी थोड़ा रिलैक्स हो गए, मगर बैक ने आपको संभाला हुआ है, पीठ की मसल, गर्दन ने हमेशा सर को उठाया हुआ है। सोचो, इतने भारी सर को आपके उठाया हुआ है, प्लस इधर उधर घुमा भी रहे हो, तो ये ना हमेशा काम करती ही रहती है बेचारी, कैल्शियम रिलीज कर ही रही है। अचानक तुम्हारे बगल वाले ने बुलाया, तुमने झटका मारा, सक्सेसिव, ऑलरेडी इंपल्स जा रहा है, सोचो ऑलरेडी इंपल्स जा रहा है, और तुम्हें किसी ने अचानक से बुलाया और तुमने एकदम से झटका मारा गर्दन को, झटका मारा ना, कैल्शियम एग्जॉस्ट हो गया उसका, बस खींच के रह गई, एकदम रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया, साइकिल से बाहर आ गई। सोचिए, तो अचानक कभी भी अगर आपको याद होगा कि आपकी गर्दन की नस में, ये मसल में कब खिंचाव आया है, तो ध्यान करो, तुमने अचानक से झटका मारा है गर्दन में, अब वो खींच गई है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्शन ऑलरेडी चल रहा है। आपकी गर्दन, आपने अपने, ऐसा तो है नहीं तुम्हारी गर्दन ऐसे लटकी, कहो भैया पढ़ रहे हो, ऐसे तो नहीं आ रहे हो, सब लोग की गर्दन सीधी है। गर्दन सीधी है तो क्यों? आपका इंपल्स जा रहा है, इंपल्स लगातार जा रहा है कि आपको सीधे रखना है, सर को संभालना है, तो एक इंपल्स तो चल ही रहा है, ये चल रहा है, सोचो। और तुरंत आप लोगों ने पीछे से एकदम से अचानक पीछे देखा, गर्दन घुमाई, और ये भयंकर वाला स्टिमुलस आया, सारा कैल्शियम खत्म हो गया, खींच के रह गई। इसी को बोलते हैं हिंदी में टिटैनी। क्या बोलते हैं? देखो लिखा भी है, स्टेट ऑफ सडन मसल स्पैसम, स्पैसम मतलब कॉन्ट्रैक्शन, संकुचन, ड्यू टू
लो कैल्शियम इन ब्लड, कभी कभी खून में आपके कैल्शियम की भी मान लो पहले से कमी है, तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी कमी हो जाएगी, फिर भी आपने झटका मार दिया गर्दन को, समझे। तो अकर्स इन, देखो लिखा अकर्स इन केस ऑफ रैपिड मसल कॉन्ट्रैक्शन। और उसके बाद मालूम है मजा तो तब आता है जब आप सोचते हो थोड़ी सी खींच गई है, लाओ रिलैक्स कर दें, बस। सोचो ना रैपिड, फिर एक तो हो ही चुका है, आपको ये सोचो ऐड ही होना है, अब आप उसे रिलैक्स कर सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो, बस आपको इसको यूज नहीं करना है। तो जब आप यूज नहीं करते हो ना, धीरे धीरे वो रिस्टोर हो जाती है। और आपके गर्दन का दर्द एकदम से देखना, एक दिन आप सो के उठते हो तो ऐसा लगता है कि कुछ है ही नहीं, ऐसे घुमा के देखते हो, हाँ हमारी गर्दन ठीक हो गई। ऐसा हुआ है कभी, है ना? कितने लोग की गर्दन की नस खींच चुकी है, हाथ उठाओ। हाँ, जिनकी नहीं खींची वो लोग नहीं समझेंगे अभी, मगर आगे चल के आप समझ जाएंगे जिस दिन। बेटा और बताएं हम आपको, सीधे बैठा करो, पीठ की भी मसल खींच जाती है, मालूम है? अरे सुनो, एक बार मेरे साथ हो गया था, पीठ की नस खींच गई। सोचो आप उठोगे कैसे बेड से, आप बेड से उठोगे ना तो बैक की मसल्स की जरूरत है आपको, उठ ही नहीं पाए थे हम। सोचिए, और जितनी बार उठोगे, सोचो जैसा गर्दन में दर्द हो वैसा तुम्हारे पीठ में खींच ले, पूरी मसल ऐसे खींचती चली जाए, कितना मजा आएगा उठने में। उठना तो पड़ेगा ही ना, बेड पे तो नहीं लेटे रहोगे। समझो बात को, भावनाओं को समझो। समझ रहे हो? तो भाई जितनी बार उठोगे ना, अरे बाप रे बाप भैया, ऐसे पकड़ के आदमी पकड़ लो यार, ऐसे ऐसे मशीन की तरह चलना पड़ता है, ये समझ लीजिए। इसलिए ढंग से बैठिए, टेढ़े मेढ़े बैठने से ये दिक्कतें होती हैं, बैक मसल। और जब आप सो के उठते हो ना, ध्यान दो, मैं भी सो के ही उठा था, अचानक देखा टाइम हो गया, अलार्म बज रहा था, झटके से उठे, पर खींच गई पीठ की मसल। भैया उठे क्या, लेट ही गए वापस। समझो। तो गर्दन में हमने आपसे कहा ना, दो ही मसल सबसे ज्यादा यूज होती हैं, एक तो आपकी बैक की मसल और दूसरी आपकी गर्दन की मसल। ये बेचारी हमेशा काम करती रही, इसीलिए तो रेड मसल फाइबर पाए जाते हैं ना ज़्यादातर, जो ज़्यादा यूज होती हैं, समझिए। तो यहीं पे खिंचाव भी आ जाता है। और कोशिश किया करो ना, सीधे बैठा करो आप लोग, बेटा इसे न लचक के बैठा करो। होता क्या है, देखो आप सोचो, आपकी जो रीढ़ है ना, रीढ़ की हड्डी, आप देखिए जरा सा सोचिए, इमेजिन करिए, ये रीढ़ की हड्डियां हैं आपकी, ये रीढ़ की हड्डी है, ये सारी रीढ़ की हड्डियां हैं, ठीक है। बताओ सबसे ज्यादा प्रेशर किस हड्डी पे पड़ रहा होगा? ये देखिए एकदम मरी जा रही है, इनको बोलते हैं लंबर वर्टिब्री। क्या बोलते हैं? अब इनके बीच में हड्डी पे हड्डी लड़े ना, इसलिए इनके बीच में कार्टिलेज का पैड पाया जाता है। ये देखिए, इसे बोलते हैं न्यूक्लियस पल्पोसस। भगवान ने ना अभी बहुत अच्छा, जैसे आप नहीं मोबाइल खरीदते हो, खूब आप गेम खेलते हो, जान लेने की पूरी कोशिश करते हो, वो देखना खराब नहीं होता है। 99% नया मोबाइल कैसा भी आप लाओगे खराब नहीं होता है। मालूम वो खराबियां कब दिखाएगा? जब गारंटी खत्म हो जाएगी और आप अपडेट करोगे, है कि नहीं? वैसे ही भगवान ने ना अभी आपकी बॉडी बहुत अच्छी बनाई होती है, 30 साल 35 साल तक अंडर गारंटी है, वो खराब नहीं होती, चाहे आप कितना भी मिस, मगर अंदर से खराब होना चालू हो जाता है। फिर 40 साल जब आता है ना, 40 साल के बाद से वो खराबियां दिखाना चालू करता है। मेल में थोड़ा सा स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, मेल में कम खराबियां दिखाएगा और ज़्यादा रुक के, और फीमेल में और जल्दी दिखाएगा। 35 साल आप मान के चलो, 35 साल से खराबियां, और यहाँ पे जो आपका डीजेनरेशन है ना, वो डबल स्पीड से होने लगता है। उस केस में अब आप तो बचपन से ही झुक के बैठ रहे हो ना, टेढ़े मेढ़े बैठ रहे हो, तो कभी कभी ये पैड ना पूरा घिस जाता है, खराब हो जाता है। सोचो, तो जब बूढ़ी हो जाओगी ना, उसकी बात बता रहा हूं मैं, ये पैड खराब हो जाएगा, सोचो तो हड्डी पे हड्डी लड़ने लगेगी, कितना दर्द होगा आपको बैठने में, चलने में हमेशा। कभी कभी तो ना ये बैठने की गलत आदतों के कारण ये खिसक जाता है, इसे क्यों स्लिप डिस्क बोलते हैं। ऑपरेट करना पड़ता है, ऑपरेशन कराना पड़ता है कभी कभी, तो इतनी प्रॉब्लम हो जाती है। और तो और ये हड्डियां ना, रीढ़ की हड्डियां आपके बैठने के पॉस्चर के कारण कभी कभी टेढ़ी होने लगती है। सोचो ये रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाए बीच से, तो हमेशा आपके पीठ में ना दर्द बना ही रहेगा। ये होता है फ्यूचर में, ऐसा ऐसा हो सकता है, सोचिए, सिर्फ आपके पॉस्चर के कारण। इसीलिए अगर आप कभी देखोगे ना, कोई भी पढ़ा लिखा या डॉक्टर मिलेगा जिसको याद है कि उसकी रीढ़ में क्या क्या हो सकता है, वो बेचारा सीधा बैठा मिलेगा।
इसलिए आप सीधे बैठा करिए। एक और मैं आपको बता रहा हूं, हम लोग के साथ जो हम लोग पढ़ते हैं ना, तो गर्दन झुका के पढ़ते हैं, तो आपको मालूम ना, एक एटलस है और एक एक्सिस है, ये घिसने लगती है। सोचिए, ऐसे झुकाने के कारण, बहुत ज़्यादा झुकाए रहने के कारण घिसने लगती है। घिसने के कारण आपको यहाँ से दर्द चालू होगा और सर में दर्द बना रहेगा, हमेशा के लिए दर्द बना रहेगा, माइग्रेन की कैटेगरी में आने लगता है। और ये सारी प्रॉब्लम एक्चुअली में चालू यहीं से हो जाती हैं, मगर असर देर से दिखता है, क्योंकि अब वो उतनी घिस चुकी है, उतना डैमेज हो चुका होता है, तब आपको दिखेगा, अभी नहीं दिखेगा, अभी तो डैमेज चालू हुआ है, अभी पूरा अच्छा रहता है सिस्टम पूरा। तो ये सारी प्रॉब्लम होती। खैर, यहाँ मैंने आपको बता दिया टिटैनी वाला टर्म आया था, तो टिटैनी कहाँ कहाँ आपने फील करी है, कहाँ आप भविष्य में फील कर सकते हैं, कैसे आप बचाव कर सकते हैं। तो कोशिश करिए एकदम झटके से, गर्दन को खास तौर से, और अपनी बैक पे भी ध्यान देंगे। हम लोग ध्यान नहीं देते, मैं बता रहा हूँ ना, जब हो जाता है तब पता ही चल जाता है, इसलिए तो मैंने ऐसा देखा है, महसूस किया। अब आइए वापस यहाँ पे, तो फेजेस ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन जैसे नर्व में होता था बेटा। पहले देखो, सोचो सोचो, मसल को स्टिमुलस मिला, तो ऐसा नहीं कि स्टिमुलस मिला तुरंत ही काम करने लगेगी, ऐसा नहीं है। स्टिमुलस मिलेगा, फिर उसको रिस्पॉन्ड करने में समय लगेगा। तो बोल रहे हैं इसे लेटेंट फेज, ये ना छुपा हुआ होता है, ये दिखाई नहीं देगा उसको, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन यहां से चालू हुआ होता है, समझे। अल्दो उसे स्टिमुलस यहां मिला, तो स्टिमुलस मिलने के बाद मसल के रेस्पॉन्ड करने में एक टाइम गैप आता है, इसी को लेटेंट फेज कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो जब किसी मसल को थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मिल जाएगा, थ्रेशोल्ड इंपल्स मिल जाएगा, फिर मसल में कॉन्ट्रैक्शन चालू होगा। तो ऐसा नहीं कि थ्रेशोल्ड इंपल्स मिला तुरंत कॉन्ट्रैक्ट कर गई, ऐसा नहीं होता है, मिलेगा उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन चालू होगा। तो बीच का जो गैप आता है ना, इसी को बोलते हैं लेटेंट फेज। अब सुनो ध्यान से, ये कॉन्ट्रैक्शन चालू हुआ, सोचो यहां से मसल में कॉन्ट्रैक्शन चालू हुआ, अब ये कॉन्ट्रैक्शन है, तो इसी को मसल कॉन्ट्रैक्शन, जैसे नर्व में बताया था ना, नर्व में भी डीपोलराइजेशन होता था, यहां पे भी वही टर्म यूज हम लोग करते हैं, डीपोलराइजेशन, सेम टर्म यूज कर रहे हैं, समझ रहे हो ना। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन फेज क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये जो ग्राफ दिख रहा है ना आपको, ये मसल कॉन्ट्रैक्शन फेज है। फिर जैसे नर्व में बताया था, मसल नर्व में रिलैक्सेशन होता था, यहाँ पे भी रिलैक्सेशन है, इसे रीपोलराइजेशन बोलते हैं। और याद करो, बताया था वहां पे पोटेशियम के वोल्टेज गेटेड चैनल होते थे, है ना। तो जितना पोलराइज होना था उससे ज्यादा पोलराइज हो जाएगा, तो यहाँ पे भी सेम वैसे ये हाइपर पोलराइज हो जाएगा। फिर वापस जब ये घूम करके यहां आएगा ना, तभी दूसरा कॉन्ट्रैक्शन चालू हो पाएगा। तो सोचो, यहां से ये कॉन्ट्रैक्शन चालू हुआ और यहां से यहां तक जब तक नहीं आ पाएगी, तब तक दूसरा कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा। तो ये जो टाइम गैप आएगा, इसी को रिफ्रैक्टरी फेज बोलते हैं, टाइम गैप बिटवीन टू मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो अगर ग्राफ में पूछ लिया जाए, तो आप ही सोचो ना, यहां से ही तो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्शन फेज में चली गई है, अब बीच में अगर कोई दूसरा स्टिमुलस दे भी दोगे तो वो दूसरे के लिए रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, ये पहले यही काम करेगी। तो यहां से लेके यहां तक का ये काम इसका खत्म होगा, तभी तो आगे कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो इसे बोलते हैं रिफ्रैक्टरी फेज, वो टाइम गैप जिसमें अगर मसल को कोई स्टिमुलस मिल भी जाए तो वो रेस्पॉन्ड नहीं करेगी। आई बात समझ में। तो ये कुछ बातें हैं, नोट करिए इसको।